नाउ अभी हमने साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश की, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कि लेंस में किस तरह से अप्लाई होता है। अब ये समझने की कोशिश हमने बेसिकली क्यों की, बिकॉज हमें इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है। इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, पोल से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मे बी बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पोजीशन उसकी रखी हुई है, तो उस पोजीशन पे रखे होने से इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म होगी हमें ये पता करना है। अभी हमने जो इमेजेस का पता किया, जो साइन कन्वेंशन रे डायग्राम्स हमने बनाए, रे डायग्राम्स में हमें सिर्फ इतना पता चला कि इमेज का नेचर कितना होगा, नेचर कैसा होगा। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज का नेचर किस तरह से होगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। लेकिन दीज पोजीशंस आर रिलेटिव पोजीशंस। हमने एग्जैक्टली नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बिकॉज फोकस और पोल के बीच में भी देखा जाए तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। इट्स अ डिस्टेंस, उसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगी, इस चीज को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। सो just try to derive this formula. First we will take a convex lens. इस convex lens की मदद से हम ये बता पाएंगे this is pole, this is let's say f2, this is 2f2, सो लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक लेंस लेंगे और एक ऑब्जेक्ट। एक लेंस हमने लिया दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और एक ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख के, जैसे कि यहाँ पे हमने F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करा, तो आप ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करके यू विल फाइंड कि एक इमेज फॉर्म होगी ऐसा कुछ। नाउ अब इस इमेज की दूरी एग्जैक्टली इस पोल से कितनी है, हमें ये चीज़ निकालनी है। हमारा टास्क सिर्फ इतना सा है कि पोल से इस पॉइंट की दूरी, दैट इज बी डैश। बी डैश क्या है, इस इमेज का बैक, इस इमेज का बॉटम, नीचा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बी क्या है, बी इज द ऑब्जेक्ट का बॉटम। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल try to assume some angles between these ray diagram। कैसे एंगल्स, लेट्स से अगर आप देखें तो ए बी पी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी, आई विल राइट ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी को ध्यान से अगर हम देखें, अब आप पूछेंगे ये ट्राइंगल हमने यही क्यों लिए, दिस इज हिट एंड ट्रायल। हमने क्या करा, हमने जितने ट्राइंगल्स यहाँ पे हमें दिख सकते हैं सभी ट्राइंगल्स को बना के देखा, जैसे कि ट्राइंगल ए एंड दिस, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, तो ट्राइंगल ए सी ए डैश भी बन रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन हमने स्पेसिफिकली इनको क्यों लिया, हमने इनको इसलिए लिया क्योंकि हमें कुछ डिराइव करना है जो कि रिलेटेड है इससे, दैट इज ए डैश बी ए बी से, देन ए डैश बी डैश से, देन बी डैश पी से और बी पी से। बिकॉज ऑब्जेक्ट की दूरी है, इमेज की दूरी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है। इस बारे में हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, सो यू विल फाइंड कि एंगल ए बी पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश पी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होंगे, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को सीधा, एकदम सीधा रखा है। हमने ऐसा माना है कि ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, टिल्टेड नहीं है, नॉट लाइक दिस नॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्ट्रेट। और इस वजह से उसकी इमेज जो फॉर्म होगी, दैट इमेज विल ऑल्सो बी स्ट्रेट, दैट्स वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ देन अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ए बी पी, दिस इज ट्राइंगल, एंड ए डैश बी डैश पी में एक ये वाला एंगल भी हमें दिखाई देता है, दैट इज एंगल ए पी बी एंड एंगल ए डैश पी बी डैश। These two angles will be equal and because they are vertically opposite angles। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखाई देंगे, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल। These two angles are vertically opposite angles। कौन सी लाइन है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए डैश, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो आई विल से कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन मैथ्स। is similar to A dash B dash P। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन मैथ्स। हमने थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्शन में जरूर डिस्कस किया था, बट
डीपली जब आप इसे समझना चाहते हैं, सो आपके मैथ्स में ज्योमेट्री के सेक्शन में सिमिलर ट्राइंगल्स एक चैप्टर होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दैट चैप्टर। ओके, सो हियर वी विल टेक असम्पशन, हियर आई विल डायरेक्टली राइट, यहाँ हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन आई विल राइट कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी this AB upon A dash B dash will be equals to BP upon B dash P. क्योंकि ऐसा होता है, हमने सीखा था कि सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बिल्कुल बराबर होता है। यहाँ पे मुझे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं और दैट्स वाई उन दोनों के साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। साइड कौन सी? साइड मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, जैसे कि ए बी और ए डैश बी डैश कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। वाई? बिकॉज दोनों 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे लाई कर रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के, इस लाइन के दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसीलिए हम ये रिलेशन लिखेंगे कि इसका और इसका डिवीजन एंड इस साइड का देन इस साइड का डिवीजन बिल्कुल बराबर होगा। एंड आई विल गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन 1। अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स अज्यूम करे, कौन से ट्राइंगल्स? ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। नाउ वी विल टेक ट्राइंगल सी पी एफ टू। Now in triangle I will write now CPF2 and A dash B dash F2. CPF2 means this triangle and A dash B dash F2 means this triangle. A dash B dash F2. In these two triangles also you will find कि this angle and this angle are equal. Why? Because both are 90 degree. So I will write angle CPF2 will be equals to angle A dash B dash F2. This will be equals to 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होंगे। देन यू विल फाइंड दीज टू एंगल्स ऑल्सो। ये दो एंगल्स और हमें दिखाई दे रहे हैं। आई विल राइट एंगल CF2P will be equals to angle A dash F2 B dash. A dash F2 and B dash and C F2P. These two angles are also equal because vertically opposite angles. Because these two also are vertically opposite angles. So अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, that is CPF2 will be similar to triangle A dash B dash F2. CPF2 और A dash B dash F2 भी बिल्कुल सिमिलर है। सो इट मीन्स अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों का साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? CP और A dash B dash। सो चलिए लिख देते हैं CP और A dash B dash, देन PF2 और B dash F2, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इट मीन्स दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू PF2 upon B dash F2, and I will say this is equation 2. Now
अब अगर हम इस डायग्राम को क्लोजली वॉच करें, सो यू विल फाइंड कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है, ए बी से हमने एक रे मानी जो कि इस तरह से मूव कर रही है और फोकस से पास हो रही है। अगर ये रे ए सी रे फोकस से पास हो रही है, इट मीन्स ये रे हमने एक पैरेलल रे अज्यूम की है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इट मीन्स बी पी और ए सी जो लाइन है, ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसा हमने सीखा है कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो दोनों लाइंस हो सकता है मीट कर जाए, लेकिन इस वक्त अगर ए सी और बी पी लाइन पैरेलल हैं तो आई विल से कि इन दोनों के बीच की जो भी दूरी होगी, दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो अगर ऐसा होगा तो हम देख सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस इतना ही होगा, इतना ही होगा एंड इतना ही होगा, एंड आई विल से ए बी और सी पी बिल्कुल बराबर होंगे। सो आई विल से ए बी विल बी इक्वल्स टू सी पी बिकॉज AC is parallel to BP। दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल होने की वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, सो आई विल से कि CP यहाँ पे जो लिखा है उसकी जगह मैं AB लिख सकता हूँ। आई कैन से CP की जगह AB बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि CP इज इक्वल टू AB। सो आई विल राइट AB upon A dash B dash will be equals to PF2 upon B dash F2, and I will say this is equation 3. This equation is equation number 3। आप देख सकते हैं AB upon A dash B dash is equals to P F2 अपॉन B डैश F2। बट अगर हम ध्यान से देखें, सो आई विल से कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जब रिलेट किया जाए देन कुछ रिजल्ट निकल के आता है। आई विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, जब आप 1 and 3 इक्वेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल फाइंड PF2 और आई विल से AB अपॉन A dash B dash will be equals to PF2 अपॉन B dash F2 will be equals to, यहाँ से हम देख सकते हैं it will be equals to BP upon B dash P, this expression we will use only this much, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। then I will say कि अगर हम इसको यूज करें और इसको पलट दें, इसको रिवर्स कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा B dash F2 अपॉन PF2 is equals to B dash P अपॉन BP। अगर उस चीज को हम ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को उठा के ऐसा रिवर्स लिख दिया, ऐसा घुमा के, तो BF2 जो नीचे था वो ऊपर आ गया और PF2 जो था वो नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। B dash P जो था वो नीचे से ऊपर चला गया और BP नीचे आ गया। Now, if you closely observe, then what is PF2? PF2, I will say, PF2 is basically the focal length of this lens. PF2 क्या है? इस convex lens की एक focal length है। Second principal focus है F2 और पोल से इसकी दूरी will be known as focal length. So I will say, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि PF2 is equals to F2 which is focal length।
f2 is equals to focal length, और you can use f, because हम ये मान सकते हैं कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसके दोनों सरफेसेस का फोकल लेंथ बिल्कुल बराबर है। मींस ये वाली जो सरफेस है इसका फोकल लेंथ f है pf2, और ये वाली सरफेस का pf1 जो है, these two are equal, f and f दोनों ही बराबर लेंथ के। सो अगर दोनों बराबर लेंथ के हैं इट मींस pf2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, pf2 की जगह आई कैन राइट f in this diagram, in this expression I can write pf2 की जगह as f. Now what is bp? bp is basically this distance, this one b and p, and what is this distance? I will say this point b is basically the bottom of object. This point B is basically the bottom of object, ये ऑब्जेक्ट का बॉटम है, और P क्या है, पोल। सो पोल से बॉटम की दूरी विल बी नोन एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस पोल से, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय U. सिमिलरली अगर B डैश P की बात की जाए, सो व्हाट इज B डैश P? B डैश P इज बेसिकली दिस डिस्टेंस। व्हाट इज बी डैश? बी डैश है इमेज का बॉटम, जो आप इमेज फॉर्म कर रहे हैं उस इमेज का बॉटम, उसका नीचे का पॉइंट, और इस बी डैश की दूरी पोल से जो होगी दैट विल बी नोन एज इमेज डिस्टेंस। हमने रिफ्लेक्शन के केस में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई विल से दिस इज बेसिकली v, this is basically v, that is image distance. So हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की लेट्स से कोशिश करते हैं। This will be b dash f2 as it is, or you can say what about b dash f2? b dash f2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? This is b dash f2, b dash f2, b dash f2 की जगह I can write b dash p, this distance b dash p minus f2 p. I can say b dash f2 is basically b dash p minus f2 p upon p f2 as it is equals to upon bp. बाकी के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, बस एक रेशो b डैश f2 की जगह हमने b डैश p माइनस f2p करके लिख दिया। नाउ व्हाट? नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम ध्यान से देखें तो सभी वैल्यूज जो वहां पे लिखी हैं, सभी लेंथ्स जो लिखी हैं b डैश p, f2p, देन bp, ये सभी लेंथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं v, u और f के फॉर्म में। जैसे कि अगर b डैश p को देखा जाए, so b dash p सबसे ऊपर is this one, this is v. Now you cannot use directly f, v and u. You need to follow the sign convention. हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल फॉलो करके चलना है। So अगर b dash p की वैल्यू देखी जाए, so b dash p is this value and this is v, इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? This sign will be positive. Why? Because ऑब्जेक्ट से सॉरी इमेज के लिए मुझे जाने के लिए, इमेज तक जाने के लिए मुझे पोल से राइट हैंड साइड में चलना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एंड दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। व्हाई दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव? बिकॉज लाइट रे इस तरह से आ रही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो पोल से अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तब मैं बी डैश पे पहुंच पाऊंगा। सो आई विल से कि this distance will be positive. So it means इस b dash p की जगह I can write plus v minus, then what about f2p? f2 is the second focal length, second principal focus. तो पोल से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचेंगे। सो इट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो आई विल से f2
P, this distance F2P will also be positive distance. So minus, and I can say this is F divided by F2P, again same distance F2P. So as it is आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, plus F will be equals to what is B dash P, अभी हमने देखा B dash P is plus P divided by what is BP. अगर हम ध्यान से देखें, so what is BP? BP is basically पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, और यहाँ पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में चलना है? दिस डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है. इट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. सो यू की जगह हम लिखेंगे, बीपी की जगह हम लिखेंगे माइनस ऑफ यू. इन केस ऑफ बीपी यू विल राइट इट एज माइनस ऑफ यू. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस. जब हम इसे इधर से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट माइनस v इंटू यू प्लस f इंटू यू विल बी इक्वल्स टू v इंटू f. दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर एंड दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर. आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ डिवाइड दिस एक्सप्रेशन. u इंटू वी इंटू एफ. अब इस एक्सप्रेशन को u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड कर दीजिए एंड फाइनली यू विल गेट 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला विल बी नोन एज लेंस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो 3 टर्म्स आते हैं, दैट इज फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. इट मींस जो इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जो इमेज फॉर्म हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, उस इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे भी. आप जो लेंस ले रहे हैं उसका फोकल लेंथ कितना है, क्या वो ज़्यादा है या वो कम है, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपका फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है. सो यू कैन नोट दिस. सो हमने अभी लेंस फॉर्मूला नाम का एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिस फॉर्मूले की मदद से हम ये बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज उसकी कहाँ पे बनेगी, और वो इमेज डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे भी. इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज का डिस्टेंस बताया, लेकिन अगर मुझे इमेज का साइज भी बताना है, साइज मीन्स कि पर्टिकुलरली अगर कोई इमेज है तो वो इमेज किसी पर्टिकुलर दूरी पे बनती है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनती है, तो उस इमेज का साइज कितना होगा, क्या उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट से छोटा होगा. इस बड़े और छोटे साइज का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग रे डायग्राम्स की मदद से इमेज फॉर्मेशन सीखा. वहाँ पे हमने देखा था कि हर केस में हमने इमेज का नेचर ज़रूर बताया, जैसे कि इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, या डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी. इस बारे में हमने डिस्कस किया. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट को लेट से फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और आई कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो हमने कहा कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इमेज इज अ लार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज. वो इमेज बड़ी फॉर्म होती है, लेकिन बड़ी कितनी बड़ी, कोई पर्टिकुलर साइज तो होगा, 10 टाइम्स बड़ी, 20 टाइम्स बड़ी, 5 टाइम्स बड़ी, कितनी बड़ी. तो ये जो रिलेशन है ये निकालने के लिए कि बेसिकली इमेज का एग्जैक्टली साइज क्या होगा, हमने इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन तो पता लगा ली लेंस फॉर्मूला यूज करके, लेकिन इमेज का एग्जैक्ट साइज भी हमें बताना जरूरी है. तो ये बताने के लिए हम यूज करेंगे एक टर्म दैट इज नोन एज लीनियर
magnification. Linear magnification is represented by m. Linear magnification m होता है h2 upon h1, where h2 is equals to height of image and h1 is equals to height of object. h1 h2 होता है height of image and h1 होता है height of object. This magnification is also written as v upon u, where v is equals to distance of image and u is equals to distance of object. ये चार टर्म्स हमें हेल्प करती हैं मैग्निफिकेशन को जानने में. मैग्निफिकेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ये पता करने के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं मैग्निफिकेशन को. अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो h2 जो है वो इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज है. मतलब इमेज की हाइट कितनी होगी वो h2 से रिप्रेजेंट होगी एंड ऑब्जेक्ट की हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय h1. लेट अस से कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि h1 दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेट से 10 सेंटीमीटर्स. 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट मैंने किसी लेंस के सामने लाके रखा. अगर इसकी इमेज फॉर्म होती है और उस इमेज का साइज 5 सेंटीमीटर्स होता है तो इमेज को क्या हुआ, क्या इमेज बड़ी हुई, क्या इमेज छोटी हुई? ऑब्वियसली आई विल से कि इमेज छोटी हो गई. 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, अब वो इमेज में 5 सेंटीमीटर का रह गया. तो इट मीन्स अगर मैं h1 निकालूं तो h1 विल बी 10 सेंटीमीटर्स एंड h2 विल बी 5 सेंटीमीटर्स. सो जब मैं h2 अपॉन h1 करूंगा एंड आई विल से कि जब h2 अपॉन h1 करेंगे तो यू विल गेट m. m इज द मैग्निफिकेशन और इस m का वैल्यू 1 से छोटा होगा. क्यों छोटा होगा? बिकॉज h2 छोटा है. एक फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है. एक फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, देन वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा कंपेयर टू न्यूमरेटर. लेकिन इस केस में अगर h2 5 सेंटीमीटर हो जाता है और h1 10 सेंटीमीटर रहता है, सो यू विल गेट m as लेस देन 1. तो जब भी हम मैग्निफिकेशन करेंगे, आई विल से इफ image is small or diminished, अगर इमेज छोटी है और या फिर कहीं डिमिनिश्ड है तो हम कहेंगे कि h2 जो होगा वो लेस देन h1 होगा. और जब h2 लेस देन h1 होगा तो इट विल इम्प्लाई कि मैग्निफिकेशन भी लेस देन 1 होगा. और अगर इमेज इज एनलार्ज्ड या फिर मैग्निफाइड है, अगर इमेज एनलार्ज होगी और मैग्निफाइड होगी, देन यू विल फाइंड h2 विल बी ग्रेटर देन h1. मीन्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा 10 सेंटीमीटर्स का है और इमेज ऐसी 20 सेंटीमीटर्स की फॉर्म होती है, देन आई विल से इमेज इज एनलार्ज्ड. एनलार्ज इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होगा. इट मीन्स
जो मैग्निफिकेशन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट मैग्निफिकेशन विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। लेकिन हमने एक स्पेशल केस देखा था, जब मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ तो उसकी इमेज किसी कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो फॉर्म होती है वो भी एग्जैक्टली दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है और इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है। तो इट मीन्स अगर इमेज जो हो वो सेम साइज की हो, सेम साइज की इमेज मतलब H2 will be equals to H1, then in that case what will happen? I will say magnification will be equals to 1। तो मैग्निफिकेशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बड़ी है या छोटी है। लेट्स से मैं कहता हूँ मैग्निफिकेशन इज 7.8 या 7.9 व्हाटएवर। तो 7.8 मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? 7.8 मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर 7.8 लेट्स से 10 सेंटीमीटर्स का है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो 78 सेंटीमीटर्स की फॉर्म होगी। इट मीन्स 7.8 मैग्निफिकेशन सेज कि जो इमेज है वो 7.8 टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे 2 है अगर मैग्निफिकेशन किसी का तो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का दिखाई देगा, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। मीन्स जो साइज है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सीधा डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिकली मैग्निफिकेशन। अगर हम डिफरेंट मैग्निफिकेशंस देखें तो लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि मैग्निफिकेशन इज 0.7 तो 0.7 मैग्निफिकेशन मतलब दिस मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। 0.7 जो नंबर है वो 1 से छोटा है, तो आई विल से कि वहां पे जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो इमेज डिमिनिश्ड होगी। 0.7 मैग्निफिकेशन मतलब एक 10 सेंटीमीटर्स का ऑब्जेक्ट आपको 7 सेंटीमीटर्स में दिखाई देगा। ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है हम उसको फर्दर सीखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैग्निफिकेशन किस तरह से होगा। मैग्निफिकेशन इस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं। नाउ अब इमेज के बेसिस पे कैसे मैग्निफिकेशन डिसाइड करें। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अपोजिट साइड में एक इमेज फॉर्म होती दिखाई देती है और वो इमेज एक रियल इमेज होती है, एक इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होती है। अगर इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है तो इमेज की हाइट पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव? इमेज की हाइट शुड बी नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट की हाइट शुड बी पॉजिटिव क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होगी, आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ रखेंगे इमेज ऊपर की तरफ फॉर्म होगी। मीन्स हमेशा इमेज तो इन्वर्टेड ही मिलने वाली है। सो अगर मैं H1 और H2 के बीच में रिलेशन देखूं तो H1 को अगर मैं पॉजिटिव देता हूं, ऊपर की तरफ रखता हूं, तो पॉजिटिव H1 और H2 जो होगा H2 विल बी नेगेटिव क्योंकि वो नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो जब मैं H2 अपॉन H1 करूंगा सो दिस टर्म विल बी अ पॉजिटिव टर्म एंड दिस टर्म विल बी अ नेगेटिव टर्म। सो आई विल से कि जब रियल इमेज फॉर्म होती है फॉर रियल इमेज, जब भी रियल इमेज फॉर्म होगी यू विल सी कि H2 नेगेटिव है, H1 पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन भी जो आपका होगा, मैग्निफिकेशन दिस विल बी लेस देन 0 और आई विल से मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। जब रियल इमेज फॉर्म होगी सो यू विल से magnification will be equals to a negative value. And what about for virtual images? जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज में आपने देखा है
ऑब्जेक्ट जब सीधा रखते हैं तो इमेज भी ऐसी ही फॉर्म होती है, जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसा रखेंगे तो इमेज ऐसी फॉर्म नहीं होगी, ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा। अगर इमेज ऐसी फॉर्म हो रही है तो इट मीन्स इमेज इज अ रियल इमेज, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी ही है, इट मीन्स इट्स अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा, H2 भी पॉजिटिव होगा, H1 भी पॉजिटिव होगा। सो आई विल से मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। तो इमेज के नेचर के बेसिस पे हम इस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब रियल इमेज जो होती है वो एनलार्ज भी हो सकती है। अब अगर रियल इमेज एनलार्ज है, इट मीन्स एनलार्ज होने की वजह से उसका मैग्निफिकेशन तो 1 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो रियल इमेज है इसीलिए वो मैग्निफिकेशन निगेटिव है। सो जैसे मैं कहता हूं कि मैग्निफिकेशन इज -2.3, तो -2.3 मैग्निफिकेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो माइनस को देखें तो माइनस कब होता है, जब इमेज रियल होती है। तो इट मीन्स रियल इमेज देखने पे या माइनस देखने पे अगर हमें रियल इमेज माइनस देखने पे अगर हम पहला कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं वो ये कि इमेज हमेशा रियल फॉर्म होगी। ओके, रियल इमेज हो गई। देन 2.3 इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। 2.3 अगर मैग्निफिकेशन है इट मीन्स इमेज जो है वो एनलार्ज है। सो -2.3 मैग्निफिकेशन कंप्लीट मुझे ये बताता है कि इमेज एक रियल इमेज है और एनलार्ज इमेज फॉर्म हुई है। ओके, नाउ अगर हम लेंस की बात करें तो फॉर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए आप क्या समझ सकते हैं। हमने देखा है कि कॉन्केव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दीजिए, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए, आप कहीं पे भी जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे यू विल फाइंड कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज एक वर्चुअल इमेज है। बिकॉज कॉन्केव लेंस सारी लाइट उस पर गिरने वाली जो भी लाइट है उसको डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज होने से क्या होगा, लाइट रे कभी भी मीट ही नहीं करेगी। जब लाइट रे मीट नहीं करेगी तो इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म होगी। इट मीन्स कॉन्केव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और क्या होगा, पॉजिटिव के साथ हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमेशा छोटी ही फॉर्म होती है, तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव के साथ <<1 भी दिखाई देगा। दिस इज बेसिकली फॉर कॉन्केव लेंस। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन और <<1 मैग्निफिकेशन हम कॉन्केव लेंस के लिए कह सकते हैं कि कॉन्केव लेंस में हमेशा ऐसा होगा। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लें, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा ही होगा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन फॉर कॉन्वेक्स लेंस अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में चीजें बदल जाती हैं। व्हाई? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे हमने देखा कि फोकस पे इमेज बनती है। जैसे जैसे आप उसको इन्फिनिटी से क्लोज शिफ्ट करते जाते हैं तो वैसे वैसे इमेज का साइज ग्रो होता जाता है, लेकिन ग्रो इतना नहीं होता कि ऑब्जेक्ट के साइज को मैच कर जाए। फाइनली जब आप उसको क्लोज करते करते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके रखते हैं तब आप देखते हैं कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो एग्जैक्टली सेम साइज की फॉर्म होती है। मीन्स इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या होगा, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज तो रियल फॉर्म होगी लेकिन इमेज का साइज नीचा होगा, कम होगा, छोटा होगा। सो आई विल से फॉर इस केस में कॉन्वेक्स लेंस में हम अलग अलग केसेस बनाते हैं। इन्फिनिटी टू सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई विल से मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक रियल इमेज है एंड मैग्निफिकेशन इज <1, इमेज छोटी होगी। फाइनली सेकेंड केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन अगेन निगेटिव तो होगा ही होगा। व्हाई? बिकॉज इमेज तो रियली फॉर्म हो रही है, हमने देखा था, लेकिन मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी।
देन थर्ड केस, अगर आपने C एंड C टू F के बीच में कहीं पे भी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो आपने देखा आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं वैसे वैसे उसका साइज और ग्रो करता जाता है। तो इमेज अभी भी रियल ही फॉर्म होती है, लेकिन मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होने लगता है। क्या मैं कह सकता हूं एट फोकस भी सेम कंडीशन होगी? यस, एट फोकस भी हम देखेंगे मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा ही होगा और रियल ही होगा, क्योंकि फोकस पे रखने पे क्या होता है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके इन्फिनिटी पे इमेज बनाती है। इन्फिनिटी पे इमेज, इन्फिनिटी जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इन्फिनिटी इज नॉट अनडिफाइंड। इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू। जैसे अगर आपका जो लेंस है वो 5 या 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, तो 50 सेंटीमीटर विल बी ए इन्फिनिटी फॉर दैट लेंस। तो इट मीन्स इमेज तो बनेगी, इनफाइनाइट साइज का ये मतलब नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। कि आपने छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लिया, एक लेट से एक एंट को रख दिया किसी लेंस के सामने, तो वो ऐसा पहाड़ जैसी दिखे, ऐसा नहीं होगा। इमेज विल ग्रो, इमेज एनलार्ज होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी एनलार्ज नहीं होगी। प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं होती। थियोरेटिकली हम कहते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। ओके, तो एट एफ के लिए भी हम सेम ही केस लेंगे। सो आई वोंट राइट दिस। देन फोकस से जब आप उसको अंदर लेके आते हैं तब थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट को F एंड या F2P के बीच में रखते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस से अंदर खिसकाते हैं और पोल के पास लेके जाते हैं, तब क्या होता है? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को फोकस से अंदर रखेंगे, थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करेंगे, उसकी इमेज वर्चुअल फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। इमेज वर्चुअल फॉर्म होनी शुरू हुई, इट मीन्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इमेज का साइज कैसा होता है, हमने देखा था रे डायग्राम में, इमेज का साइज बड़ा होता है। जो इमेज वर्चुअल है वो मैग्निफाइड भी होती है। इट मीन्स जब मैं फोकस से पोल की तरफ मूव करता जाऊंगा, सो मैग्निफिकेशन विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। सो दीज आर द 4 डिफरेंट केसेस जो कॉन्वेक्स लेंस में हमें देखने को मिलेंगे। ये केस एक है जो कॉन्केव लेंस में मिलेगा। कॉन्केव लेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का एक ही केस है, दिस वन। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें, इमेज हमेशा लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव ही होगी। मैग्निफिकेशन इसी तरह से होगा। सो मैग्निफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हमें छोटी छोटी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। बिकॉज क्वेश्चन ऐसा आ जाए अगर कि मैग्निफिकेशन इज -0.96 और बताइए इमेज का नेचर, तो आप सिर्फ मैग्निफिकेशन को देख के इमेज का नेचर बता सकते हैं। सो मैथमेटिकली ये टूल हमारे पास कितना अच्छा अवेलेबल है कि सिर्फ इस टूल को देख के, सिर्फ इसे देख के हम बता सकते हैं कि इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है। क्या वो कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म हो रही है, क्या वो कॉन्केव लेंस में फॉर्म हो रही है, ये भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं। बिकॉज अगर इमेज वर्चुअल होगी और छोटी होगी तो आई विल से कि वहां पे कॉन्केव लेंस ही यूज हो रहा है। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी केस अवेलेबल नहीं। वर्चुअल इमेज बनती जरूर है, लेकिन वर्चुअल इमेज का साइज बड़ा हो जाता है। तो अगर वर्चुअल इमेज बोल रहा है और साइज बड़ा बोल रहा है, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। और दूसरी चीज हम ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर हम ये बता लें कि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म होती है, ये इस केस में इमेज कहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो हम आसानी से रे डायग्राम भी स्केच कर सकते हैं। हमें बता दिया कि मैग्निफिकेशन इज लेट्स से -1, तो -1 मैग्निफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का है, इमेज के बिल्कुल बराबर है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन इमेज जो है वो निगेटिव बन रही है। निगेटिव मीन्स रियल इमेज बन रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इमेज की पोजीशन हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो यू कैन नोट दिस।